अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार अहमद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो की नई एपिसोड और बात करेंगे स्मोक के हवाले से। मैं जब आज आ रहा था घर से ऑफिस में तो लाहौर का जो मंजरनामा है वो ख़तरनाक होता जा रहा है। स्मोक बढ़ती चली जा रही है और अगले 3-4 दिनों में अगर हवा न चली तो यकीनन जो है वो स्मोक जो है उसमें इजाफा होगा। आपको मालूम है कि हुकूमत जो है उसने ये फैसला किया था कि बुध की छुट्टी के हवाले से, और उसमें भी एक डिबेट है और मेरा ख्याल है कि उस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी इस तरह की हुकूमत इकदाम उठाती है, यानी इस तरह के इकदाम जैसे कि इस तरह की छुट्टी कर दी, कोरोना के हवाले से इस तरह के बहुत सारे इकदाम हुए थे, तो इन इकदाम का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्मोक जो है वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी, या जिस तरह कोरोना में हुआ था कि कोरोना सिरे से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के इकदाम का मकसद ये होता है कि इम्कानात को कम किया जाए, स्मोक के इम्कानात को कम किया जाए। जितना इम्कान कम होगा उतने डैमेज जो है वो कम होगा। सो ये इस तरह की एफर्ट्स जो हैं वो होती हैं स्मोक के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, और स्मोक से आगे जाते हैं। और मामला जो है इस वक्त हर तरफ एक ही बहस होगी। जो कल मैच हुआ है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इसमें सारी नेगेटिविटी आपको पोर्ट्रेट हो रही होगी। हर तरफ जो है वो पाकिस्तानी टीम पर तनकीद हो रही होगी, लेकिन मैं शायद वाहिद शख्स हूँगा जो ये कहूँगा कि ऐसी नेगेटिविटी का मामला भी नहीं है। पाकिस्तान ने कल एक बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है, और वो बड़ा कारनामा ये है कि तकरीबन 1000 या 1050 गेंदें खेलने के बाद, पावर प्ले की 1000 या 1050 गेंदें खेलने के बाद कल आखिरकार हमने रिकॉर्ड बना लिया और हमने पहला छक्का लगा लिया। पहला छक्का लगाने का हमें एजाज़ हासिल हुआ है कल। तो ये जो रिकॉर्ड है ये ब्रेक हुआ है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तानी टीम बिल्कुल वैसी की वैसी नज़र आई। दिफाई हिकमत अमली, खौफ का शिकार और ये तमाम मामलात जो थे बिल्कुल वैसी थे। वैसी जो थी शुरू की पार्टनरशिप, तमाम चीज़ें उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। मतलब होता है ना कि आप हारते हैं और उसके बाद आपको टीम में तब्दीलियां नजर आती हैं, उनकी हिकमत अमली में तब्दीलियां नजर आती है, कैप्टनसी में नजर आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में, फील्ड में आपको नजर आता है। ऐसा कुछ नहीं था। वाहिद जो अच्छी तब्दीली थी वो ये थी कि पावर प्ले में आखिरकार हम छक्का लगाने में कामयाब हो गए हैं। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं और माजिद भट्टी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। कल चेन्नई में है इस वक्त माजिद भट्टी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वकार साहब, बिल्कुल मैं चेन्नई में हूँ। बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप छक्का लगाने में कामयाब हो गए हैं आखिरकार। नहीं, लेकिन टीम भी तो उस छक्के के साथ बाहर हो गई। देखें, खेल में हार जीत होती है। अच्छी टीमें जीत जाती हैं, थोड़ी हल्की टीमें या अंडर परफॉर्म करने वाली हार जाती हैं या बाहर हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल में मैंने जो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत उरूज व ज़वाल देखे पिछले 32-35 साल में, तो मेरे ख्याल में कल एक स्याबाब रकम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये नहीं कि अफगानिस्तान की टीम बुरी थी, डिजर्व नहीं करती थी, वो बिल्कुल डिजर्व करती थी। लेकिन हमने अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली, और पिछले साल डेढ़ से मैं और मेरे जितने दोस्त हैं, सहाफी, एनालिस्ट, हम सब बार बार कप्तानों की, सेलेक्टर्स की दोस्ती यारियों का जिक्र करते रहे। लेकिन शायद वो ये समझते रहे कि हम कोई पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यकीन करें, भारत में दूसरे मुल्क में कल हमें भी शर्म आई जब हम ग्राउंड से निकले और लोग पूछ रहे थे कि भाई आपकी क्रिकेट को क्या हो गया है। एक दिन पहले यहाँ का बहुत बड़ा इंग्लिश का रोजनामा है हिंदू, हम बड़ा आइकॉनिक अखबार है, 100 साल से ज्यादा पुराना है और तकरीबन 2.5 मिलियन उसकी इशात है। तो उनके दफ्तर जब गए तो उन्होंने भी हमसे सवाल किया कि आपके मुल्क में जहांगीर खान, जानशीर खान जैसे स्क्वाश लेजेंड्स होते थे, आज कहाँ हैं वो खिलाड़ी? आज तो आप एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की ज़बू हाली डिक्लाइन का हम तस्करा कर सकते हैं। मैंने वकार साहब जो 2 बड़े साने पाकिस्तान क्रिकेट के देखे, एक में 2007 में वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच मैंने कवर किया वेस्ट इंडीज के शहर किंगस्टन जमैका में, जिसके अगले दिन बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ। और कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच, मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी मुझे तो बहुत शर्म आई कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी हमने बुरी परफॉर्मेंस दी। तो ये बताइए कि जो अरूज ज़वाल आपने तो बहुत देखा है और आप कह रहे हैं कि पूरा आपने एक सिलसिला, एक तारीख पे आपकी नज़र है पाकिस्तानी टीम के हवाले से, इस ज़वाल के हवाले से आप कोई स्पेसिफिक ये कहना चाह रहे हैं कि ये बदतरीन ज़वाल है?
मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट है, बल्कि हमारे जी वन ऑफ द वर्स्ट है। हम बहुत बुरे बुरे मैचेस हारे हैं। जिस तरह मैं वहां मौजूद नहीं था, 99 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान हार गया, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हुई। फिर उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करवाई। तो बहुत सारे पाकिस्तान टीम के बुरे हमने दौर देखे, बुरी शिकस्तें देखी, लेकिन मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट है कि 282 रन। देखिए वकार साहब, हमारी जो बॉलिंग थी, इस बॉलिंग की वजह से लोग कह रहे थे पाकिस्तान एशिया कप में फेवरेट है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में फेवरेट है। इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ एक मैच में 344 रन बने अगेंस्ट श्रीलंका, हमारे बैट्समैनों ने वो मैच जितवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ 367 रन बनाए, इसका मतलब हमारी बॉलिंग में मसला था। कल हमारे बॉलर्स 282 रन का दिफा नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कल मैंने जो 2007 में इंजमामुल हक की आंखों में आंसू देखे थे, कल बाबर आजम की भी तकरीबन वैसी कैफियत थी। लेकिन मेरा सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जानबूझकर उन्होंने पाकिस्तान को लेट डाउन किया, लेकिन अगर थोड़ा सा नजरसानी कर लेते अपने दाएं बाएं जो प्लेयर की सिलेक्शन हो रही थी। बट सब एक तो जो शक्ल होती है ना अपसेट की, एक होता है कि हम अपसेट हो गए, फलां अपसेट हो गया, मतलब अफगानिस्तान के साथ जो हमारे लास्ट 3 मैचेस हुए हैं, अगर अफगानिस्तान को जीत जाता आखिरी गेंद पे कोई ऐसा मामला होता तो हम कहते हैं ये एक अपसेट हो गया, एक छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया। कल जिस तरह अफगानिस्तान ने मतलब सिर्फ 2 उनके आउट हुए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और हैरान कुन बात यह है कि वो जो पहली पार्टनरशिप थी, उस पहली पार्टनरशिप ने एक चांस नहीं लिया। मतलब मैं बड़ा कीनली देख रहा था कि होता है ना कि आपका कोई एक कैश ड्रॉप हो गया है, कोई ऐसा मामला हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कितना कंपोज्ड होके खेले। तो अपसेट की ये वो वाली शक्ल नहीं थी कि आखिर में जाके कोई हार जीत का फैसला हुआ है। मतलब पहले गेंद से अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस जो था और हमारा जो कॉन्फिडेंस के उलट जो भी कहा जाता है, जो अदम एतमाद था, वो बहुत ज्यादा था। अच्छा, हम लोग ना वकार भाई खौफ में मुब्तला थे। हमने आपको याद हो कि वर्ल्ड कप से काफी महीने पहले हमने आईसीसी से रिक्वेस्ट कर दी थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच चेन्नई के इस स्टेडियम में ना करवाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो हम पे डोमिनेट कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम अनजाने खौफ में मुब्तला थे। उस खौफ की वजह से आप देखें अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स पाकिस्तान के खिलाफ खिला दिए और हम उसके बावजूद 282 रन कर गए। बल्कि कल मैंने भी कहा, दूसरे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ये 282 रन जिस तरह की पिच है, ये कुछ 400 रन के बराबर है। लेकिन जब हमारी बॉलिंग आई, जो आप अभी फरमा रहे थे कि बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें लगी, हमारे बॉलर्स ने शुरू के ओवर्स में इंपैक्ट डालने की कोशिश नहीं की। देखें, मैं चूंकि क्रिकेट की बात हो रही है, मैंने इन प्लेयर्स को इनके ग्रो करते हुए कैरियर्स को बहुत करीब से देखा हुआ है। मेरे ख्याल में जब ये 5 स्टार लग्जरी में आ जाते हैं ना, फिर इनको परवाह नहीं होती कि वकार साहब क्या कह रहे हैं या भट्टी साहब क्या कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, ये 25 करोड़ अवाम जो है ये हमें फॉलो करे, हमें किसी की परवाह नहीं है। ये मीडिया वाले तो हर वक्त बोलते रहते हैं इनको तो मसाला चाहिए, इनको अपना मंजन बेचने दें, लेकिन इनको आप 6-6 महीने के लिए अगर घर में, आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं या बहुत सारे लोग जो हैं ये तनकीद कर रहे थे, को आज से नहीं कर रहे, मतलब जब पाकिस्तानी टीम जीत रही थी तब भी तनकीद कर रहे थे। ये जो खौफ और दिफाई हिकमत अमली और इनका जो पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल बाकी तमाम टीमों से एक जुदागाना स्टाइल है, वो एक क्लासिकल स्टाइल, शायद मैं उसको कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो एक क्लासिकल स्टाइल है जिसमें 30 ओवर में चलें ठीक है आपने 100-120 किया और उसके बाद आखिर पे कोशिश की कि ज़्यादा रन हो जाएं। ये वो क्लासिक स्टाइल अपनाए हुए थे। आप भी तनकीद कर रहे थे दिफाई हिकमत अमली और इस खौफ पे मबनी कैप्टनसी को और इस तमाम मामले को। लेकिन मुझे लगा जैसे पहले पाकिस्तानी टीम पे जब तनकीद हुआ करती थी तो उसमें कुछ चेंजेस आपको नजर आती थी और तनकीद यहाँ पे हर तरफ से हो रही थी। इस दफ़ा वो कंसिस्टेंसी है, वो एक तब्दीली का कोई हमें कहीं नज़र नहीं आया कि कोई हिकमत अमली में कोई तब्दीली हो, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्टीरियोटाइप उसी तरह। ये इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन अच्छे कप्तान नहीं है। आप देखें कि कल भी जब बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे तो लग रहा था कि एक आदमी जिस तरह सो जाता है ना, तो बीच में रिजवान आए, शादाब खान आए, उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान काफी लेट हो चुका था, कश्ती डूब गई थी। तो कहने का मकसद है कि जब ये 5 स्टार
लग्जरी से बाहर आते हैं, इनको 4-5 महीने अपने घरों में गुजारना पड़ते हैं, ये 7 स्टार होटलों में रहते हैं। बाबर आजम जैसा आदमी इस मुल्क में, जहां पर मैं और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी तो खैर इतनी तनख्वाही नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 45 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहा हूं। उसके अलावा इनके जो एंडोर्समेंट है, ये कमर्शियल्स में काम करते हैं। तो ये सारा जो आपको मकाम मर्तबा मिला है, ये पाकिस्तान की वजह से मिला। ये पाकिस्तान ये का क्या जो वजह थी भट्टी साहब के कल ये पाकिस्तान की इनिंग्स थी, यानी पाकिस्तान सॉरी जब बॉलिंग कर रहा था, तो जो फील्ड में शुरू के जो थे 30-35 ओवर, उस वक्त तो कुछ मामलात जो है वो बहुत ही, एक बॉडी लैंग्वेज बहुत ही थकी हुई नज़र आ रही थी, बहुत ही सुस्त नज़र आ रही थी। और फिर आखिर पे हमने देखा कि कुछ आखिरी 10-12 ओवरों में हमें अच्छी फील्डिंग भी नज़र आई। तो ये मेरा मतलब एक बहुत देर की मेहरबान आते आते कुछ इस तरह का मामला था। अच्छा, आप तो माशाल्लाह शेर व शायरी से शक रखते हैं। मेरा इतना शेर वाला मिजाज नहीं है, लेकिन वो मिर्जा गालिब का एक शेर में बार बार कहता हूँ, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट पे सादिक आता है। मिर्जा गालिब ने आज से 100 साल पहले कहा था, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये जो तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट में लगा हुआ है ना, मेरे ख्याल में बाबर आजम को जाहिर है एक तो कप्तानी मिली, कम उम्री में मिल गई, लाइमलाइट इतना मिला कि वो किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो या आपके देखने वालों को वो बात याद आ जाए कि काफी दिन पहले एक मैच में जब मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू लिया था, तो बाबर आजम ने इशारा किया था कि मैं कप्तान हूं, आप कैसे रिव्यू ले रहे हैं। तो जब आपका ये रवैया हो, तो फिर आपके सीनियर्स भी आपकी मदद के लिए नहीं आते ना। हाँ, एज ए पाकिस्तानी हमारे भी आंखों में कल आंसू आ गए कि मेरा मुल्क जो है इस सरजमीन पर जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पर हम जिस तरह शर्मनाक अंदाज में हारे हैं, और इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार हमारे जो मामलात हैं, और फिर अफगानिस्तान के कप्तान ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिन लोगों को डेडिकेट किया ये मैच, वो मेरा ख्याल मैं और आप अपने इस मुल्क के चैनल पे वो बात कर भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि बहुत अफसोसनाक चीज है। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगी। ये जी PMLN की हुकूमत है या PDM की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है, तो उनका चेयरमैन आएगा, मेरे ख्याल इस तरह हम करेंगे तो क्रिकेट का हाल भी हॉकी और स्क्वाश वाला हो जाएगा। क्रिकेट के अंदर जो कल जरवान ने एक बात की है, मेरा मतलब है कि क्रिकेट के अंदर एक तासुब सा हमें नजर आया, होना नहीं चाहिए। मेरा मतलब स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखना चाहिए। इसके हवाले से भी वहाँ पे कोई डिबेट वगैरह हो रही है, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं? देखें वकार साहब, कल सोशल मीडिया पे हमारे एक दो दोस्तों ने ये कहानी लिखी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग हो गई, इख्तलाफात हो गए, बल्कि यहाँ तक उन्होंने लिखा कि शायद पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के दरमियान कोई हाथापाई की नौबत आ गई। मुझे चूंकि जी हाँ, मुझे चूंकि मेरे पास मुसद्दिका खबर नहीं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आपकी जो टीम है वो मीडिया रिलीज दिखा सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज को उसके जरिए डिनाई किया कि ये सहाफती इक़दार के खिलाफ है। तो बाबर आजम से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल किया गया, तो बाबर आजम ने कहा कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी चीज नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस खबर की तरदीद की। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। मेरे ख्याल में हमें अब ये आप बड़ी बात आपने ये जो अपनी खबर दी है, चाहे वो मुसद्दिका ना हो, लेकिन ये जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो आपकी बात काफी हद तक तस्दीक होती नजर आ रही है। यानी जो आपस का बाहमी रवैया है, जो एक इकट्ठा मिलके खेलने के हवाले से एक वो केमिस्ट्री है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और वो जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आपकी बात की मुझे तो कल जिस तरह मैंने मैच देखा है और उससे पहले भी 1-2 मैचेस में तस्दीक होती नजर आती है। देखें कहीं आपस में ग्रुपिंग है, कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली। वकार साहब, मैंने तकरीबन मेरा कोई 35 साल का सहाफती तजर्बा है और पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप से मैं वाबस्ता हूँ, और आप जैसे दोस्त जो हैं वो एक और बड़े मीडिया ग्रुप के चैनल पे कभी कभार हमें जहमत दे देते हैं। तो मेरा तो तजर्बा यही है कि कोई भी दोस्त, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई पाकिस्तानी सहाफी दोस्त है, खबर देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो
सदाकत होती है। शायद रेयर केसेस में होता है कि बिल्कुल ही बेपरखी उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी होती है। लेकिन देखें, हमारे पास इससे बेहतर हम टीम सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप में भेज सकते थे। मीडिया ये बार बार कह रहा था कि भाई आप अपनी दोस्ती यारियों से बाहर आए, लेकिन बाबर आजम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मिकी आर्थर, मैंने उनके बारे में पहली बार लिखा कि वो ऑनलाइन कोच हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इंग्लैंड से। जब एक पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर 2 कश्तियों में सवार हो, उसकी पहली तरजीह इंग्लैंड की काउंटी हो, फिर वो पाकिस्तान टीम को फौकियत देता हो, तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम में तो कहीं ना कहीं खराबी है। साहब, आपने ये सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज और भी बड़ी नुमाया नजर आ रही है ना, वो ये है कि पहले मुतबादिल बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पीछे एक पूरी लिस्ट हुआ करती थी और ये भी डिबेट हुआ करती है, इसकी जगह इसको खिला लें, इसकी जगह इसको खिला लें। अब कुछ ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मेरा मतलब है कि वही एक थोड़ी सी बहस होती है कि चलें आप फ़खर जमान को चांस दे रहे हैं या 1-2 प्लेयर्स की, वो जो पीछे पूरी खेप होती थी उसमें कुछ आपको कमी नज़र आई है? देखें, ये काम तो वकार साहब उन लोगों का है, इंजमामुल हक साहब का है, जो 25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई आपके पास वो टैलेंट परखने वाली आंख तो हो, लेकिन एक अगर हम दूर से इसका तज्जिया करें, 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शायद इत्तफाक कर लें। एक बच्चा है साइम अयूब, कराची का बैट्समैन है, अभी वेस्ट इंडीज में जो T20 लीग हुई है उसमें उसने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में इस वक्त चल रहा है, आज शायद उसका 3रा दिन है, उसमें फर्स्ट क्लास मैच में आके साइम अयूब ने डबल सेंचुरी बनाई है। एक और हमारे ओपनर हैं शान मसूद। शान मसूद के वालिद अगर कोई बड़े शख्स हैं या उनके चचा किसी हुकूमत के बड़े ओहदे पर हैं, डॉक्टर वकार मसूद खान, तो शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। हमें ओहदों से कोई मतलब नहीं लेना। हमारे जो 92 वर्ल्ड कप के विनिंग कप्तान थे, उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली थी। फिर शान मसूद ने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 180 रन बनाए, माजी में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। सरफराज अहमद, एक और पाकिस्तान का फॉर्मर कप्तान, आज उसकी भी परफॉर्मेंसेस आप रिसेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, ज़ाहिर है हमारे पास पैमाना एक ही है चेक करने का, जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट में सरफराज परफॉर्म कर रहा है। सरफराज की जगह या बुग़्ज़े माविया कह लें या बुग़्ज़े सरफराज कह लें, मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की इस टीम के साथ हम भारत लेकर आए हुए। हालांकि रिजवान विकेट कीपर है, सरफराज भी रिजर्व विकेट कीपर बन सकते थे, लेकिन जो सिलेक्ट करना चाह रहे थे, बहरहाल एक पाकिस्तान में एक ग्रुप तो है जो डोमिनेट कर रहा है। शायद टेलीविजन पर मैं उसको उस तरह बयान नहीं कर सकता। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आपने कहा ना कि दाल जो है वो काली है, वो काफी हद तक वो नजर भी आ रही है, नाजरीन को भी नजर आ रही है, जो क्रिकेट लवर हैं उनको भी मालूम हो रहा है। मुझे सिर्फ आने वाले हवाले से बता दीजिए भट्टी साहब, अब आपकी क्या पेशगोई है, और एक तो पेशगोई क्या है और आप क्या समझते हैं कि अभी भी कोई ऐसे इकदाम हैं, कोई ऐसा मामला है जिससे टूर्नामेंट को बचाया जा सके, अपने आप को इन रखा जा सके, क्या किया जाए? देखें, अच्छा खेल के अभी भी हमारे पास चांस है। हम 5 में से 2 मैच जीते हुए 3 मैच आ रहे हैं। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान को यही चेन्नई में जुमे को खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो मैच पाकिस्तान को जीतना है। फिर 4 नवंबर को पाकिस्तान ने कलकत्ता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। फिर पाकिस्तान की टीम बेंगलोर आएगी, जहां पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के साथ है। और आखिरी ग्रुप मैच जो पाकिस्तान का, अगर ये 3 मैचों में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला फिर ईडन गार्डन्स कलकत्ता में होगा। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलेगा। तो देखें, अच्छा खेलकर पाकिस्तान 4 मैचों में आपके पास अब मैच हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हल्की सी चले एक हार भी आ जाए, 5 मैच जीतकर भी इफ एंड बट्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस गिरी टीम को खड़ा करना, जाहिर है इतने बड़े नाम नहीं है वकार साहब, जिनको ये वो 92 वाली टीम नहीं है जिसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, रमीज राजा, आमिर सोहेल, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, वो बहुत बड़ी टीम थी। इन लड़कों को मैंने जिस तरह कल बाबर आजम का चेहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जब रो के आदमी आता है ना
तो वो उनकी कैफियत थी इस टीम को खड़ा करना। कोई शक नहीं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और यकीनन आप बाबर आजम के हवाले से जो हमदर्दी का इजहार कर रहे थे उसमें भी कोई शक नहीं। दर्दी अपनी जगह पे है, आंसू अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्टिविटी अपनी जगह पे है, मारूजी अंदाज से आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और स्पेशली शिकस्त से आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि गुज़श्ता रोज़ बड़े बड़े फैसले सामने आए जिनमें साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा पर फर्द जुर्म आयद हुई और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी करार देते हुए अयूब दौर में मुतारिफ होने वाला सेक्शन 2D1 को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि अब उनका केस अदालतों में चलेगा। इस फैसले पर बात करेंगे कि हुकूमत अपील करती है तो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत का फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर करने का फैसला तुम्हें मालूम है। और ये भी मालूम हुआ है कि ये जो बेंच होगा ये 5 रुकनी नहीं होगा बल्कि इससे बड़ा बेंच होगा। अच्छा, इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस अपीलें जो हैं वो बहाली की दरख्वास्तें दी थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच तश्कील जो है वो खसूसी समाअत करेगा। इस हवाले से क्या नवाज शरीफ आज अदालत में सरेंडर करेंगे या अदालत से रिलीफ मिल पाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक अहम मौजू है वो है इंतखाबात पर जो खामोशी है, यानी दोबारा से उस पर बात होना उस तरह नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख दे रखी है, लेकिन इस हवाले से अभी तक खदशात हैं, अभी तक क्लैरिटी उस तरह नहीं है और वो खदशात जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो तहरीक इंसाफ मुसलसल सवालात उठा रही थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुस्तरब और परेशान नज़र आ रही है। और आए रोज़ इस हवाले से आप सुनते हैं, देखते हैं कि इस हवाले से कोई ना कोई बयान सामने आता है। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमारी जमात इंतखाबात की तारीख मांग रही है और इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। अब इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिविलियंस के जो मुकदमात मिलिट्री नहीं सिविलियन कोर्ट में चलेंगे, बड़ी अदालत है, बड़ा फैसला है जो कल सामने आया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन जो 2D1 है उसको गैर आइनी भी करार दिया है। इस तमाम फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई कि आप पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो हिस्ट्री पे शोध होते हैं और पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सरजमीन को बेसिकली जितना आपने और तारड़ साहब ने मुतारफ कराया है, तो मुझे उस चीज की तो ज्यादा खुशी होती है। और मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ उन सेगमेंट्स में जहाँ आप पाकिस्तान दिखा रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, देखें ये कानून बहुत पुराना है। 1952 में मिलिट्री एक्ट आया था, फिर जैसे आपने दुरुस्त कहा कि 1967 में अयूब खान ने इसमें अमेंडमेंट्स कर दी। और बड़ी हैरानी है कि एतजाज अहसन साहब इसके खिलाफ पिटीशन लेके गए, जिनकी अपनी पार्टी की हुकूमत 3 बार रही, 70s में भी, फिर 88 90 तक तो वो खुद वजीर दाखिला थे। किसी को ख्याल नहीं आया कि ये गैर आइनी शिक्के हैं जो 2D1 और 2D2। कोर्ट ने कल सादा काम किया है, उन्होंने बिल्कुल कोई और आर्ग्यूमेंट ही नहीं सुना या दिया कि कहाँ कैसे ये गैर इंसानी शिक्के हैं या आइन के कैसे मुतसादिम हैं। उन्होंने खाली वो जो 2 शिक्के हैं, क्लॉजेज जिनको कहते हैं, 3 बल्कि उन्होंने उड़ाई हैं। उन्होंने 2D1 उड़ा दी, 2D2 उड़ा दी और 59 क्लॉज का सेक्शन 4 वो भी उड़ा दिया। नहीं तो शौकत साहब ये जो उड़ा दिया, एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए, जो उड़ा दिया उन्होंने, अब इसकी रोशनी में जो फैसले माजी में हुए हैं, तारीख में हुए हैं, मतलब वहाँ पे भी इतलाक होगा या कम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगी सूरत हाल? नहीं, ये तो रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट तो नहीं कहा कोर्ट ने। अब जिनको खुदा न खास्ता माजी में अगर फांसी हो चुकी है या जिनको सजा हो चुकी है और वो सजा भुगत भी चुके हैं, तो आप कैसे वापस लाएंगे इसको? ये कल से चूंकि इसको
गैर आईनी करार दिया गया, तो इसका इतलाक अब जो ऑन गोइंग अभी पेंडिंग केसेस हैं वो उन पे होगा। कल एक और भी डिबेट होती रही कि जी सिर्फ 102 जो पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने 9 मई को फौज पर हमले किए, सिर्फ उन्हीं पे इतलाक होगा। एक कानून स्पेसिफिक तो नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ फैसले में 102 का वर्ड तो आया क्योंकि ये पिटीशन थी, इसका तो एक ब्रॉडर बन गया जब वो शिकें रही नहीं। यानी कल जो गजट नोटिफिकेशन होगा इस फैसले के खिलाफ अगर अपील नहीं आती या अपील आती है तो यही फैसला मेंटेन रहता है। तो जो गजट नोटिफिकेशन होगा उसमें 2D क्लॉज 1 और 2D क्लॉज 2 और 59 क्लॉज 4 नहीं होंगे। तो फिर लीगल बेसिकली मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल करने का ये लीगल बेस थी। इसका एक और मतलब भी है कि जिन लोगों को पहले ट्राई किया गया इसी सेक्शन 2D क्लॉज 1 के अंडर, सेक्शन 2D क्लॉज 2 के अंडर और सेक्शन 59 क्लॉज 4 के अंडर, इट मीन उनका ट्रायल पहले लीगल था। फिर ये एक लीगल फ्रेमवर्क था हमारे कानून में। मिलिट्री एक्ट 1952 में जो अमेंडमेंट्स हुई बाद में, हालांकि 2017 तक अमेंडमेंट्स होती रहीं, लेकिन ये क्लॉजेज नहीं छेड़ेंगी। इट मीन्स कि कल चूंकि ये क्लॉजेज स्ट्राइक डाउन की गई हैं, इट मीन्स इससे पहले फिर जितने ट्रायल हुए हैं वो मुल्क के कानून के मुताबिक हुए हैं। अब रही बात, मैं एक मुख्तसर सवाल नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली वक्त कम है और सवाल मेरे पास आपके हवाले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मियाँ साहब की जो मरी के साथ इश्क है वो तो मतलब ऐसी नज़र आ रहा है। उसका एजिंग के साथ कोई उससे मुतासिर नहीं हुआ। वो मरी के साथ इस तरह मोहब्बत करते हैं, मरी गए हुए हैं। लेकिन उससे ऑनवर्ड जो उनकी अपीलों के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नैब केसेस में अपनी अपीलों की समाअत की जो दरख्वास्त दायर की हुई है, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिल जाएगा? प्री जज करना और वो भी आज के दिन बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अभी हालात हमारे सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि मिल जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब मियाँ साहब गए थे और उनकी अपील आई थी, यही अपील जो सजा के खिलाफ, तो उस वक्त भी कोर्ट ने कहा था, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि चूंकि वो इधर नहीं है तो इसलिए उनको अभी रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन उनका राइट टू अपील रिमेन्स पेंडिंग। अदरवाइज वो 30 दिनों का जो बार होता है वो भी कोर्ट ने वेव ऑफ कर दिया था। तो कल जैसे इसाक डार साहब को बरियत मिल गई और नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है इनकी बरियत पे, नैब कल जिस तरह से बयान दिया नैब ने, हालांकि 4-5 साल पहले 2016-17 की बात कर रहा हूँ, यही नैब होता था, यही प्रोसिक्यूटर, इसी तरह के प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वो और बातें किया करते थे। आज ये भी देखना है कि मियाँ साहब के केस में जो नैब है, यानी जिनका केस है, वो क्या प्ली अख्तियार करते हैं। लेकिन चूंकि मियाँ साहब आ गए हैं, मियाँ साहब ने सरेंडर किया हुआ है, बाकी अगर जमानत हो सकती है तो एक केस है अल अजीजिया हिल मेटल में, फिर उसमें भी तो मियाँ साहब को रिलीफ, जो जिस तरह के हालात हैं उनमें रिलीफ मिलता मुझे तो नजर आ रहा है। ज़बरदस्त। और बिलावल भुट्टो के हवाले से जो शुरू में मैंने कहा कि वो यानी पीपल्स पार्टी, अब तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी भी जो है वो खदशात का भी इज़हार कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है और दुनिया के मुख्तलिफ जो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कॉमनवेल्थ है फॉर एग्जांपल, उसका एक हरारे डिक्लेरेशन है कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होगी, कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो उनको कॉमनवेल्थ से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ हम GSP प्लस स्टेटस अभी रिन्यू हुआ है, तो अमेरिका है, बरतानिया है, दुनिया दबे लफ्जों में कह रही है कि वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इट मीन दुनिया इंतजार कर रही है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा आइन है, जमहूरी आइन है, और उसमें है कि जमहूरियत की बुनियाद ही इलेक्शन है। जिस मुल्क में कोई मुल्क है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, मसलन म्यांमार कह दे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, आप और मैं शायद ही यकीन करें, दुनिया में कोई आदमी यकीन करे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद और उससे लेके आज तक पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरियत के इर्द गिर्द अपनी स्ट्रगल भी की है और अपनी सियासत भी की है। अभी भी आप देख लें, इसी पिछली 2018 की असेंबली में
मौलाना साहब कहते थे कि असेंबली का बाइकआउट करें, इसमें ना बैठें, नून लीग भी इधर उधर देखती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी सबको ले आई असेंबली के प्लेटफॉर्म पर और असेंबली के अंदर से ही तब्दीली लाई गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जमहूरियत जो है वो बुनियादी इलेक्शन के हवाले से, यानी रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं और फेयर और ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो क्लेम कर सकती है कोई भी रियासत की वहाँ पे जमहूरियत है। अदरवाइज़ अगर इलेक्शन डिले हो रहे हैं और इलेक्शन उस तरह वक्त पे नहीं हो पा रहा है तो इस तरह नहीं होता है। ये शौकत साहब ने बहुत आसानी के साथ हमें समझाया है कि जो जमहूरियत है वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, रेगुलर इलेक्शन पे। और प्रोग्राम में बहुत सारे दीगर मौज़ूआत हैं, आपकी सेहत के हवाले से भी और सर्दियों के हवाले से भी। इन मौज़ूआत पर बातचीत का जो सिलसिला है वो इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस वक्त तक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर देंगे सर्दियों पर। सर्दियों के हवाले से रोमांटिसिज्म, शायरी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन सर्दियों के साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां जुड़ी हुई हैं और ये सर्दियां जो हैं बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती हैं। मेरे साथ सारा फारूकी हैं जो कि माहिर ग़ज़ाइयत हैं और इनसे पूछेंगे कुछ सवालात सर्दियों के हवाले से और इन चैलेंजेस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सारा। सबसे पहले तो हमें बताइए ग़ज़ाओं के हवाले से कि सर्दियों में वो किन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें कि ये चैलेंजेस जो हैं इनसे हम निपट सकें। देखें, जो भी सीजनल आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सर्दियों के लिए अलग फल फ्रूट्स रखे हुए हैं, आपके लिए गर्मियों के लिए अलग रखे हुए हैं। अगर आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर ऐसे बेनिफिट्स आपको देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन डेली बेसिस पे हमारा इंटेक उतना होता नहीं है। डेली बेसिस पे ना वेजिटेबल्स का इतना इस्तेमाल करते हैं, ना फ्रूट्स का भी इतना इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मौसम आप जैसे आप देखें आजकल जिस तरह से चेंज हुआ है एकदम से, तो काफ़ी लोगों को फ्लू है या फिर कफ हो रहा है क्योंकि इम्यूनिटी आपकी डाउन हो रही है। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका इंटेक इस तरह का होना चाहिए जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, इस तरह की ग़िज़ाएँ आप लें। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आजकल विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बेरीज आ गई हैं आपके पास, टोमेटोज़ का आप इस्तेमाल करें, बेल पेपर्स का आप इस्तेमाल करें, सिट्रस जूसेस एग्जैक्टली, जिनके अंदर विटामिन सी है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब इम्यूनिटी को बूस्ट इस तरह से करेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, वो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होते हैं उनको कम करता है। एट द सेम टाइम इम्यूनिटी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रोटीन्स का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। लीन प्रोटीन्स की मैं बात करूँगी, जैसे फ़िश का इस्तेमाल है या चिकन वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं। रेड मीट का यूज़ करें लेकिन कम से कम करें, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करें, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि रेड मीट के साथ फिर सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। उसमें फैट्स बहुत होता है, तो वो फैट्स की वजह से भी वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम उसको भी कह सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर। तो सैचुरेटेड फैट्स का भी इस्तेमाल कम करना है, तो आपने एक हफ्ते के अंदर 1 से 2 दफ़ा ही बीफ या मटन का इस्तेमाल करें, बाकी टाइम पे आप फिश या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशनल फेज जारी हो रहा होता है, मौसम का तब्दीली हो रही होती है, तो इसमें ये जो टेम्परेचर का वाला मामला होता है, मेरा मतलब है कि जैसे होमियोस्टेसिस सिस्टम जो है वो अपने आप को कोई कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है? ये जो हमें सर्दी सी लगती है कभी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग़िज़ा हो सकती है? अब देखें, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है, आप जो है जैसे टी कॉफ़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, आप एक दिन के अंदर जो है आप कॉफ़ी या टी का आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो जैसे जिंजर टी होती है, जिंजर टी है, इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे इस मौसम में सबको सजेस्ट करूँगी, ख़ासतौर पे जिनको कफ का इशू हो रहा है या फ्लू का इशू हो रहा है, उनके लिए मैं बल्कि एक रेसिपी भी बता देती हूँ। मुराद ये है कि सिंपल गर्म पानी और उसमें जिंजर, मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी को आपने गर्म करना है, उसके अंदर आपने जो है जिंजर ऐड कर देना, उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के लिए आप उसको पकने दें। उसके साथ आपने थोड़ा सा उसमें कैरम सीड्स ऐड करना है, जिसे हम अजवाइन कहते हैं। ठीक है, अजवाइन आपने थोड़ी सी ऐड की, साथ में थोड़ा सा आपने टर्मरिक ऐड कर दिया। टर्मरिक और अजवाइन के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो फ्लू और कफ के लिए खास तौर पर, और जिन लोगों को फीवर है सीजन में, उसको जो है उससे फाइट ऑफ करने के लिए बहुत सर्दियाँ बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जो है ये डेली बेसिस पे भी थोड़ा थोड़ा 1 पिंच अगर आप यूज़ करें, आप इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं 5-10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करें। इवनिंग टी के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और इसका गला ख़राब होने से भी कोई ताल्लुक है? मतलब गले यानी गला ठीक करेगा, ठीक करेगा। अगर आपका गला ख़राब है तो उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। फ्लू है तो उसको ठीक करने में हेल्प करेगा, खासतौर पर जैसे अजवाइन है उसके बहुत, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके बेनिफिट्स हैं। बताइएगा कि ये जो एक और चैलेंज होता है जिल्द और सर की खुश्की वगैरह, जी जी, इस पे भी कोई है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखें,
मौसम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली आपको जो है ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें फिर ये है कि पानी का इंटेक अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हम नट्स का यूज़ करते हैं, तो जैसे सर्दियों में आप देखेंगे लोग नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उस तरह से ना करें। 1 हैंडफुल आपने डेली बेसिस पे नट्स का यूज़ करना है या ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर डिफरेंट, तो आपने उनको मिक्स करके आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे 1 हैंडफुल लाजमी यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो वेट गेन होगा। 1 हैंडफुल यूज़ करेंगे तो दैट इज़ इनफ फॉर योर बॉडी, और वो उसमें जो विटामिन ई मौजूद है वो भी आपके लिए एक तरह से जिसे कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, और एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन को जो जिसे कहते हैं कि आपकी स्किन को सही रखता है, मतलब खुश्की से बचाता है। बहुत शुक्रिया सारा। मुझे जो आपकी बात समझ आई है नाज़रीन, सारा फारूकी की जो बातें मुझे समझ आई वही है कि सर्दियाँ जो हैं उनका रोमांटिसिज्म अपनी जगह पे होता है, रूमानवी होती हैं, लेकिन ये तभी रूमानवी होती है जब आप सारा फारूकी की जितनी भी बातें हैं इन पे अमल करेंगे, सर्दियाँ खूबसूरत गुजरेंगी। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, उन पर बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी है। मेरे सामने अहमद हमाद जो हैं वो कुछ बना रहे हैं, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि कोई नट्स चिक्की है। जो कुछ भी है मेरे लिए ये तमानियत का बायस है कि इससे पहले इमरान और अरमला यहाँ पे बैठे होते थे, और अहमद हमाद और इस तरह के जितने भी शेफ़ हैं उनकी ये जो क्रिएटिविटी है, जो तख्लीकियत है फूड के हवाले से, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। आज मैं खुद अकेला हूँ, और लेकिन ये अभी प्रोसेस है, ये चल रहा है, आगे देखेंगे। इससे पहले एक संजीदा मौजू पे बात करनी है, और संजीदा मौजू पर जो बात है वो है गज़ा के हवाले से। बहुत ही अफसोसनाक जो है वो डेवलपमेंट हो रही है मशरिक़ वुस्ता में, और इस पर बात करेंगे, और स्पेशली गज़ा की पट्टी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसराइली हमलों का जो सिलसिला है वो 18 रोज़ से जारी है। इसराइली बर्बरियत में अब तक 5000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये जितने भी स्टैट्स हैं, ये जितने भी शुमारियात हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, मुझे खुद बड़ा दुख हो रहा है कि जब अगले दिन मैं आता हूँ तो इन नंबर्स में इजाफा हो चुका होता है। बज़ारन आप भी नंबर्स सुनते हैं, बज़ारन मैं भी नंबर्स बोलता हूँ, लेकिन उसमें एक एक फ़र्द का आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कहानी है। एक एक बच्चा है उसमें, वो जो नंबर्स हैं, ख़वातीन हैं और तमाम मासूम लोग हैं। इसराइल ने गज़ा के साथ साथ मगरबी किनारे पर भी बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं, और गज़ा में डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि अस्पतालों में जनरेटर्स का ईंधन ख़त्म होने की सूरत में बच्चों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरात जो हैं वो मज़ीद संगीन हो जाएंगे। बहुत गुंजान आबादी है, 20 लाख की आबादी है, और दुनिया के गुंजान तरीन इलाकों में गज़ा की पट्टी का शुमार होता है। इसराइली फ़ौज ने पीर की सुबह लुबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था, जबकि हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स की जानिब से कहा गया कि गज़ा की सरहद के करीब इसराइली हमले को पसपा कर दिया गया है। उनका ये दावा था, ये सामने आया था। अल-क़साम ब्रिगेड्स के मुताबिक झड़प में इसराइली फ़ौज के 2 बिल्डोज़र्स और 1 टैंक को तबाह किया गया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने इसराइल की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। ये मुश्तरका बयान अमरीकी सदर जो बाइडन के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमानुएल ने सऊदी वली-अहद से टेलीफोनिक रब्ता किया है, और मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा में कशीदगी को कम करने पर इस पर जोर दिया और कहा है कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि तिब्बी और जो बाकी रिलीफ इमदाद है वो जल्द अज जल्द पहुँचाई जा सके। और आपको मालूम होगा कि कल जो इमदाद पहुँची थी वो सिर्फ 1 दिन का खाना था, मतलब गज़ा थी, जो कि सिर्फ 22,000 अफराद के लिए थी, जबकि दूसरी तरफ जो आबादी है वो 20 लाख से ज़्यादा है। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए गज़ा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि के बाद फ्रांसीसी सदर इमानुएल और आज इसराइल का दौरा भी करेंगे, और उधर इसराइल के मिस्र और लबनान पर हमले जारी हैं, लेकिन दुनिया खामोश है, या खामोश है या साथ दे रही है इसराइल का। और ये जो खामोशी है, ये जो चुप साधे हुए है, ये किसी बड़े तूफान का पेशखेमा तो नहीं है। आज यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जा रहा है। जिस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया गया, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है?
अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानियत मज़ालिम जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम हैं उन पर आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं उठाई जा रही, और फ़लस्तीनियों के हक़ में जो करारदाद मंजूर हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ती पे क्योंकि बहुत कमाल रखते हैं, नज़र रखते हैं, इस हवाले से मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ती हैं और उनसे आगाही हासिल करेंगे कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल यहाँ पे क्या है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि गज़ा पर इसराइली बर्बरियत और मज़ालिम जो हैं वो अब 18वीं रोज़ में दाखिल हो गए हैं, 5000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये जुल्म बर्बरियत का ये बाजार बंद नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है, एक जारे है, जालिम है, और दूसरा मजलूम है। जो मजलूम है फ़लस्तीनी, उनके साथ अगर आप देखते हैं इस वक्त, तो पहली बार है तारीख में कि रूस, चीन और फिर इस्लामी ममालिक में एक मुत्तफिका मौक़िफ़ के साथ वो सारे खड़े हैं फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि ये एक जो आलमी जंग की सूरत बन रही है उससे बचा जाए। सऊदी अरब जो है रोज़ अव्वल से उसका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने, कतर ने, तुर्की ने, ईरान ने भी बार बार बयान किया है कि ये जो सूरत हाल है इसका जिम्मेदार खुद इसराइल है। 7 अक्टूबर का जिम्मेदार खुद इसराइल है। बल्कि सऊदी अरब ने जो बयान जारी किया था उसमें ये बात कही थी कि हम दुनिया को बार बार इस तरफ निशानदही कर रहे थे कि ये जुल्म सितम का सिलसिला बंद करें। गज़ा को 16 साल से जेल बनाया हुआ है, इस जेल को खत्म करें, फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत दें जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, ताकि ये दुनिया में अमन आए। अब इस वक्त की सूरत हाल में अब से थोड़ी देर पहले चीन ने एक आलमी कॉन्फ्रेंस फौरी तौर पर गज़ा के मसले पर बुलाने का कहा है। मैं इस बात में ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सऊदी अरब का मौक़िफ़ है वो मुस्लिम अवाम और मुस्लिम अक्सरियती मुस्लिम रियासतों का भी वही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का भी वही मौक़िफ़ है। सऊदी अरब के वज़ीर अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो एक अमन और सलामती का वो फार्मूला जो किंग अब्दुल्ला जो थे उन्होंने पेश किया था, या वैसे भी बार बार उसका जिक्र आता है कि आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस हवाले से वो एक और उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की है, तुर्की भी अपनी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का किरदार और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो दुनिया के अमन पसंद हैं उनका ये ख्याल है कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। इसराइल की जो जारहियत है और इसराइल की जो सफाकियत और बर्बरियत है। हाफिज साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है मशरिक़ वस्ती पे, और ये जो कुछ हो रहा है पिछले 18 दिनों में जो पैटर्न है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है कि ये जो दायरा है ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? यानी ये जो मशरिक़ वस्ती में ये जो बर्बरियत है, ये जो मामला हुआ है, जो स्टार्ट तो वहाँ पे हुआ इसराइल और फ़लस्तीन में, लेकिन खुदा न खास्ता इसके बढ़ने के कोई इम्कानात तो नहीं है? ये सब की इस पे तवज्जो है, और ये इसके बढ़ने के इस वक्त मौजूदा हालात में आप समझ लें कि 70% चांसेस तो ये है कि अगर इसराइल ने ये सिलसिला बंद न किया और अमेरिका और बरतानिया जो उसकी सरपरस्ती इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह लबनान में भी वो हमले कर रहा है, शाम में भी हमले कर रहा है, और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो ये खाली इसराइल फ़लस्तीन नहीं रह जाएगा, ये तो इस्लामी मुल्कों के अंदर भी मसाइल पैदा होंगे। और हदफ इस वक्त ये लग रहा है किसी तरीके से जो ईरान सऊदी अरब की आपस में बातचीत हो के मामला बेहतर हुए, शाम जो है अरब लीग में वापस आया, एक तरक्की का जो ख्वाब मुस्लिम दुनिया के अंदर देखा जा रहा है कि आपस में इत्तेहाद का, हदफ ये लग रहा है कि उसको सबूताज किया जाए। और मुस्लिम दुनिया के अंदर जिस तरह माजी में हम देखते हैं गुज़श्ता 10 सालों में मुख्तलिफ तहरीकें, मुतशद्दिद तहरीकें उठी, मुतशद्दिद गिरोहों को ताकत मिली, और मुस्लिम हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो है एक तसादुम की कैफियत या दहशतगर्दी की कैफियत आई जिससे हम भी 2-4 हुए हैं, उसको यानी उसको ताकत दी जाएगी। इस वक्त आप यकीन करें सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो मसला है कि गज़ा पे होने वाली बमबारी बंद हो, गज़ा पे वहशत बंद हो,
दूसरा मसला जो सामने है आलमी रहनुमाओं के और मुस्लिम कायदीन के, वो ये है कि इस सूरत हाल का फायदा वो कुव्वतें उठाएंगी जो मुस्लिम मुआलिफ को कमजोर करना चाहती हैं, ताकि लोगों के अंदर एक इस वक्त अहले फलस्तीन के साथ जो हमारी मोहब्बत है वो रूह और जिस्म की मोहब्बत है। हाफिज साहब ये भी बताइए कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें, यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया भर में बहुत सारी तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में के जो प्लेटफॉर्म है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये जो इस वक्त मैग्नीट्यूड है ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्पेशली उन अस्पतालों पर बात कर रहा हूँ जिन अस्पतालों पर बराह रास्त बमबारी की गई और ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए, तो ये दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की वो जो तंजीमें हैं, आपको उनकी आवाज़ें कुछ मौसर दिखाई दे रही हैं या आपको कोई इस माज पे कुछ खामोशी नजर आ रही है? नहीं, ये तो देखिए जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला है, उन्होंने जो मिस्र कॉन्फ्रेंस में जुमला कहा है वो बहुत ही मौजूदा हालात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि ये बात दुनिया पे साबित हो गई कि गजा का बच्चा फलस्तीनियों का बच्चा वैसा बच्चा नहीं है जैसा इसराइलियों का बच्चा है। वो गजा के इंसान का वो हक नहीं है जो हक किसी और इंसान का। दोहरा मेयार जो है तो बड़ा बिल्कुल ये तो बड़ा क्लियर है और वाक़ई है कि इंसानी हकूक की तंजीमें हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उन्होंने जो रवैया गजा के मसले पे इख्तियार किया है उससे ये वाज़ेह हो गया कि कल तक जो जानवरों के हकूक की बात करते थे, आज 1200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 5000 से ज्यादा शुहदा है फलस्तीन के। तो अभी मैं देख रहा था कि 20,000 से ज्यादा हामला माएँ जो हैं, जो बच्चे इस दुनिया में अनकरीब आने वाले हैं, कोई महीने में, कोई 15 दिन में, वो खतरे में हैं इस सारी बम्बारमेंट से, इस सारे केमिकल से। तो मुझे बताएं कहाँ ये तो जो जहाँ कुत्ते और बिल्ली और जानवर और उसके हक की बात करते थे ये यूरोप वाले, इनको गजा के बच्चे की क्यों नहीं जो है नजर आ रहा? गजा का बूढ़ा, बेटी, जवान जो औरतों के हक की बात करते हैं, मुझे बताएं ये 20,000 से ज्यादा जो औरतें जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश अगले एक हफ्ते में या महीने में होने वाली है, मुख्तलिफ यानी औकात में, ये एक माह के अरसे में, वो कहाँ में, किसके पास में? आलमी दुनिया एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। इसका हाल यही है कि मुमलिकत सऊदी अरब जो इस वक्त OIC की सरबराह भी है और दुनिया में इस वक्त अमीर मोहम्मद बिन सलमान अमन के और सलामती के कायद के तौर पर देखे जाते हैं, जो यूक्रेन में वो किरदार अदा कर रहे हैं, जो ईरान से मामला हुआ, जो शाम से फौरी तौर पर OIC सरबराही। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली ये जो आपने बात की है ये बहुत ही अलार्मिंग है। आपने कहा है कि 70% अगर इसराइल बाज ना आया तो मशरिक़ वस्ता में ये जो मामलात हैं इसका जो दायरा है ये बढ़ जाएगा और इसके इम्कानात जो हैं वो 70% हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। मशरिक़ वस्ता बहुत ही खूबसूरत तारीख़ का हामिल खित्ता है और ये तमाम जगह जो हैं ये अगर पुरअमन हों तो ये दुनिया का खूबसूरत तरीन खित्ते हैं और इनके अमन के पीछे कौन पड़ा हुआ है आपको मालूम ही है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अहमद हमाद हमारे साथ हैं। अहमद हमाद से भी पूछना है कि वो एक्चुअली बना क्या रहे हैं और इस बनाने का जितना प्रोसेस है ये आखिर पे इसका आउटकम, इसका नतीजा क्या है? अहमद आप बना क्या रहे हैं इस वक्त? आज बेसिकली हम नट्स चिक्की बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों की, तो वो उसके लिए जो है हम नट्स चिक्की बना रहे हैं जो कि बड़ी जो है ग़िज़ाइयत में भरपूर होती है और इसको आज हम गुड़ में बना रहे हैं विद ऑल ऑफ नट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो ये सर्दियों के लिए मतलब किस तरह आप कह रहे हैं कि और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितना लेंथी होता है, कितनी जल्दी बन सकता है? नहीं, ये तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे गुड़ को पिघलाने में। उसके बाद हम इसको जो है मैं चाहता हूँ कि ये पूरी रेसिपी, ये तमाम प्रोसेस आपसे पूछूं, लेकिन ये हम बाद में पूछते हैं आखिर पे। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे तो दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बात करेंगे पोलियो पर। पोलियो एक ऐसा मूजी मर्ज है जो कि बेशुमार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा। पोलियो वायरस मुतासरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होकर उसे मफलूज बना देता है। उससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तानियों को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? हम सब की जिम्मेदारियां क्या हैं? इस मूजी मर्ज की वजह बनने वाले वायरस का खात्मा कैसे मुमकिन है? और रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की जो तादाद है जो 4 हो गई है वो किस तरह अलार्मिंग है? और अगर ये तादाद 4 हो गई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के वायरस के सैंपल्स निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भी पोलियो फ्री नहीं हुई।
कोई एक मुल्क भी अगर इस तरह के वायरस वहाँ पे निकलता है तो पूरी दुनिया पोलियो फ्री नहीं हो सकती। उधर कौमी इदारा सेहत के जराये के मुताबिक हाल ही में मुल्क के 4 सूबों के 7 शहरों में जो रिकॉर्ड किए गए मौलियाती नमूने हैं उनमें जिंदगी भर को माजूर बना देने वाला जो मूजी मर्ज है, ये जो पोलियो वायरस है, उसकी मौजूदगी की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद रवां बरस पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स जो हैं उनकी तादाद 54 यानी 54 हो चुकी है। और जिन शहरों की सीवरेज में पोलियो वायरस आलूदा निकला है उनमें शहर कराची, पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, आप इधर पेशावर देख लें, कोयटा है, पशीन है, चमन है, बन्नू है, इन तमाम जगहों पे ये सैंपल्स निकले हैं। आखिर दुनिया के दीगर ममालिक ने इस खतरनाक वायरस से छुटकारा किस तरह हासिल किया और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हम सब का इनफरादी किरदार क्या होना चाहिए, वो चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान पोलियो फ्री हो नहीं पा रहा। आज पोलियो का आलमी दिन बनाया जा रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद आसिफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। पोलियो के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सवाल तो यह है कि पोलियो है क्या, इस थोड़ा सा बहुत ही आसान अल्फाज में बता दीजिए, ये क्यों लाहक होता है, और सबसे जो बुनियादी सवाल है मेरा वो ये है कि क्या वजह है कि हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। जी, पोलियो एक वायरस है जो ओरोफिकल रूट से इंसान के मुंह के जरिए जिस्म में दाता है और उसके बाद उसकी आंतों में जाके तो ये खून में शामिल हो जाता है और उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम को जाके डिस्ट्रॉय करता है। और वो जो डैमेज होती है नर्वस सिस्टम को वो परमानेंट होती है और वो जिस एरिया को डैमेज कर दे वहाँ परमानेंट डैमेज हो जाता है। लिहाजा अगर बच्चों में वो फालज काज करता है तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ बचाव है और बचाव जो है वो पोलियो की वैक्सीन है और ये वही वैक्सीन है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की गई है और पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है मासवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ये 2 ममालिक में हमें चैलेंजेस का सामना है और उसकी बड़ी वजह यही है कि जैसे पाकिस्तान में भी हमने 157 डिस्ट्रिक्ट्स में से 154 डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो को 2 साल से कोई केस नहीं हुआ, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां में वायरस खत्म करने में अभी हम कामयाब नहीं हुए क्योंकि अभी भी वहां तमाम लोग अपने तमाम बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे थे। डॉक्टर साहब, रवां साल 4 बच्चों में पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस ट्रैक पर पाकिस्तान है ये ठीक ट्रैक है या इसको तब्दील करने की जरूरत है? पर ये सारी दुनिया में बच्चों को पोलियो से पाक करने के लिए यही एक स्ट्रेटेजी है कि हम तमाम बच्चों को हर बार कतरे पिलाएं ताकि उनकी कुव्वत मुदाफत इतनी ज्यादा हो जाए कि पोलियो का वायरस उसमें नशोनुमा ना पा सके। हमारी स्ट्रेटेजीज ठीक है, लेकिन अगर कुछ वालिदैन इनकारी होंगे या अपने बच्चों को छुपाएंगे या उनको निशान लगवा लेंगे और कतरे नहीं पिलाएंगे तो वायरस अगर उन बच्चों तक पहुंच जाएगा तो फिर उनके लिए उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजीज ठीक है, लेकिन तमाम वालिदैन, हमारी सोसाइटी, हमारे उलमाए इकराम, सबका फर्ज है कि वो अपना अपना रोल अदा करें। और इस वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से भी हमारा यही मकसद है कि वालिदैन में ये आगाही हासिल हो कि पोलियो एक खतरनाक और ला इलाज मर्ज है और इसके खात्मे के लिए अपने बच्चों को कतरे पिलाना जरूरी है और ये कि ये वैक्सीन सेफ है और तमाम दुनिया में इसी वैक्सीन को इस्तेमाल करके पोलियो का खात्मा हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बातों से बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे समाजी इशू ज़्यादा है, समाजी मामलात ज़्यादा हैं पोलियो के हवाले से और हर शोबे को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मेरा एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि पोलियो वायरस जो है वो मुल्क भर की सीवरेज लाइन्स में फैल चुका है। मुल्क के 11 अजला के मौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की ये जो तस्दीक हुई है ये सीवरेज में 4 सूबों में है। अब आप बताइए कि इससे छुटकारा क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा? जी, ये दुरुस्त है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कोविड ने भी हमें ये सबक सिखाया था कि आप वायरस को सरहद पार करने से नहीं रोक सकते।
ये जो 11 अजला में वायरस पाया गया है, ये तमाम के तमाम अफगानिस्तान से इंपोर्टेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मूवमेंट आजकल हो रही है और वो पॉपुलेशन जहां भी जा रही है वहां के माहौलियाती नमूनों में वो वायरस पाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि हमारे बच्चों में हमने वैक्सीनेशन की हुई है, इसलिए अभी तक वो पोलियो की वबा पाकिस्तान में नहीं फैली। हमारा काम यही है कि हम उनसे बचाव के लिए अपने बच्चों को वैक्सीनेट करके रखें, लेकिन जब तक ये वायरस अफगानिस्तान से खत्म नहीं होगा उसको पाकिस्तान में आने का खतरा रहेगा। डॉक्टर साहब, आप उन इलाकों के नाम ले सकते हैं स्पेसिफिकली कि जहां पे ये जो वायरस है ये मिला है सीवरेज लाइंस में, वो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक वो कौन कौन से इलाके हैं? जी, ये वो इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन होती है, जैसे कोयटा, चमन, पेशावर, खैबर, अंगू, कराची और लाहौर और रावलपिंडी। अच्छा, ये बताइए, पोलियो के हवाले से मैं चाहता हूं कि आप जितने भी वालिदैन हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें आप कोई पैगाम दें। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, तो मेरी वालिदैन से ये अपील है कि हर मुहिम के दौरान हमारे 3,70,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर हर घर में जाके हर तरह की दुश्वारी और मौसम के बावजूद आपके घर, आपके बच्चों की सेहत के लिए, उनको पोलियो और परमानेंट फालिज से बचाने के लिए आपके घर पे आते हैं। लिहाजा उनसे प्यार और शफकत से पेश आए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर खिलाएं। दूसरा ये कि ये वैक्सीन सेफ है और इसके बारे में तमाम मकातबे फिक्र, उलमा इकराम, हत्ता के इमाम काबा और जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का भी फतवा मौजूद है कि ये वैक्सीन सेफ है और बच्चों को पिलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जो उलमा इकराम हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जो समाजी इदारे हैं, अरबाब सियासत हैं और जितने भी शोबे हैं, उनको पोलियो के हवाले से काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातों से मुझे यही इंदिया मिला है, यही एक तासुर मिला है कि जैसे समाजियात जो हैं, जो समाजी रुकावटें हैं, वो कहीं ज़्यादा हैं और ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, अगर सिर्फ या अफगानिस्तान के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ उस एक आध मुल्क के लिए नहीं होगा जहाँ से पोलियो का वायरस निकला है। दुनिया ने बेतहाशा इस पर सरमायाकारी किया है, बहुत सारा पैसा खर्च किया पोलियो को, वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, और इस हवाले से हमें एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा और इसमें उलमा इकराम का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है, तालीमी इदारों का किरदार अहम है, मीडिया का किरदार अहम है, हम सब का किरदार अहम है। इसके बाद हम अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। वेलकम बैक। बहुत अहम मेहमान है जिनसे आपको मिलवाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि दुनिया में जो बड़ी किताबें हैं वो कौन सी हैं, और वो जो बड़ी किताबें हैं उनके पीछे वो जो दास्तान है सफरिंग की, वो क्या है। दोस्तोव्यस्की दुनिया में अजीम तरीन नावल निगार समझे जाते हैं, लेकिन इस अजीम तरीन नावल निगार को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में ये बचते हैं और उसके बाद ये साइबेरिया चले जाते हैं, वहाँ पे कैद काटते हैं और एक लंबी दास्तान है। लेकिन उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आता है और इतने बड़े नावल हमारे सामने आते हैं जो इंसानी तारीख का धारा बदलते हैं, नीचे से लेके तमाम बड़े लोग। मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान है, बहुत अरसे से मेरे दिल की तमन्ना थी इनसे मिलने की। शहबाज तासीर साहब कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन कारोबारी शख्सियत से ज़्यादा शहबाज तासीर साहब को जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे जहन में 3 नाम आते हैं: एमडी तासीर साहब, मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब, और यकीनन इनके वालिद साहब। और स्पेशली एमडी तासीर साहब के जिन्होंने 1930s और उसके आखिर पे तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखने वालों में थे, और तरक्की पसंद अदब और उसके बाद हम जो एक पूरी मूवमेंट देखते हैं उसमें एमडी तासीर साहब का बहुत अहम किरदार है और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, आपने फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इस हवाले से ऑनर है कि फैज़ साहब और मियां इफ्तिखारुद्दीन और ये तमाम जो आपकी आइडियालॉजी है, आपकी जो सोच है, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये तमाम चीज़ों के पीछे कितनी कदावर शख्सियात खड़ी हुई हैं। आपका बचपन, आपकी किताब पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके बचपन में इन शख्सियात की जो असरअंदाजी है वो क्या थी?
मेरे दादा डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर साहब फौत हो चुके थे जब मेरे वालिद साहब एक्चुअली 4 या 6 साल के थे, मुझे सही तरह याद नहीं है, मगर उनकी जो लेगेसी थी वो इज़ समथिंग दैट मेरे वालिद साहब अपनी पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चले हैं और उस पर काम किया है कि यू नो टू एनलाइटन पीपल और लोगों को वो मैसेज ऑफ पोएट्री पहुंचाना। ठीक है। और फैज़ दादा, मैं उनको फैज़ दादा बोलता हूँ बिकॉज उन्होंने मेरे वालिद साहब को बड़ा किया था, तो यंग उम्र में वो उनके मेंटोर थे। उनकी तस्वीरें भी हैं फैज़ साहब की। जी, उन्होंने मेरा और मेरे छोटे भाई का नाम भी शाहबाज और शहरियार उन्होंने। अच्छा, फैज़ साहब ने रखा है? जी, तो शहरियार का शहरियार फैज़ तासीर है और मेरा शाहबाज अली तासीर है, मगर दोनों नाम उन्होंने ये उनकी सोच से ज़रा रखे, तो वालिद साहब नहीं थे, बट यू नो द इन्फ्लुएंस। एंड देन मियां इफ्तिखारुद्दीन, सरप्राइजिंग नेम, आज भी उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो मेरे भाई और बहनों की तरह, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन जो पाकिस्तान की तारीख में कभी रहे हैं। तो वो पाकिस्तान टाइम्स के मालिक भी थे। एंड मेरे अब्बू यू नो ये इन 3 लोगों के इनकी महफिल में आप कह सकते हैं बड़े हुए हैं, स्पेशली फैज़ साहब और इफ्तिखारुद्दीन साहब। So I have, you know, I consider it part of my family legacy, history, and I'm very proud. ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज कोई मुझे इस लीग में मेंशन भी करता है। ये तो आई थिंक सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। बिजनेस भी आपको शिवा साहब आपके साथ फिर 2011 में वाक़या हुआ, और ये जो 2011 का वाक़या है, ये देखिए आपके अंदर एक सेंसिटिविटी, आपके अंदर एक हसासियत, इतने बड़े लोगों का आप पे इन्फ्लुएंस, और ये तमाम चीज़ें जब मैं मिला के देखता हूँ तो जो आपके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एक आदमी जो कि जुल्म से, तशद्दुद से और इन तमाम चीज़ों से बखूबी आगाह होता है, उस पर मुझे लगता है कि वो जो जुल्म है वो कहीं 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो हाइपर सेंसिटिव है, वो आगाह है इन तमाम चीज़ों से। तो ये मुझे बहुत अफसोसनाक था 2011 वाला। कैसे फंसे, क्या बीती? यकीनन आपने अपनी किताब में सब कुछ लिखा है, बट थोड़ा सा अगर आप और क्या कोई पैराडाइम शिफ्ट आया, जिस तरह बड़े राइटर्स में होता है ना कि एक तब्दीली आती है एक शख्सियत में? देखें, जहाँ तक जुल्म और उसको सहने की बात है, तो बड़ी वेरी अर्ली ऑन मेरी किडनैपिंग में मुझे एक बात बड़ी क्लियरली पता चल गई थी कि मेरे जो अगवाकार थे वो कहते थे कि ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपके वालिद साहब ने जो चीज़ें की हैं, कही हैं। और ये एक बड़ी इलॉजिकल बात है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने सिर्फ अच्छी चीज़ें अपनी पूरी ज़िंदगी की थी। तो जब मैंने इसको डीपली सोचा तो मैंने यही एक चीज़ थी कि ये कुछ भी मेरे लिए करें, क्या मुझे फ़ख्र नहीं है मैं किस आदमी का बेटा हूँ और किस चीज़ के लिए उसने अपनी जान दी, मेरे लिए नहीं दी, दौलत के लिए नहीं दी, ताकत के लिए नहीं दी। एक गरीब आदमी, ये हम मज़हब को अगर साइड पे कर दें तो सबसे हमारे तबकों के गरीब लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यार इनको हक दें, इनको वकील दें। आपकी अदालतों में अमीर लोग एक दिन में चाहे कितना बड़ा केस है निकल आते हैं, और गरीब लोग 13-13, 15-15 साल, इंक्लूडिंग लोग उनको काफिर भी कह रहे हैं, ये भी कह मार भी दो। तो जो भी है, आपका जो आम आदमी है ना, उसको अगर आप हक नहीं देंगे तो ये जितने आपके एलीट और पावरफुल लोग हैं ये वक्त पे रह रहे हैं। इस तरह की जब आप सैक्रिफाइस को एनालाइज करते हैं एज अ सन, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई और आम आदमी नहीं हूँ, शहरी नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरे पे कोई कुछ भी कर ले तो वो कुछ नहीं है मेरे वालिद साहब की जहाँ तक लेगेसी की बात। बाप की कही हुई कोई बात या बाप के हवाले से एक रेफरेंस देना भी, इवन इसमें भी हर फर्द जो है वो अपनी बात का खुद रिस्पॉन्सिबल या जो भी है, लेकिन ये शायद एक ट्राइबल कल्चर के अंदर एक है मामला कि वो 7 नस्लों तक भी जो है नहीं, हमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स इस बात में इन्वॉल्व कर दिया है। और नहीं, डेफिनेटली यू नो द ट्रूथ इज कि हमारा जो मज़हब है ना वो एक बहुत इनलाइटनिंग मज़हब है। दुनिया में अगर आप आज चांद पे पहुंच गए हैं, ये सारा कुछ हमारे मज़हब की वजह से। मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग, मेडिसिन, सबसे प्रोग्रेसिव इन सब फील्ड्स में मुसलमान थे। इवन डार्विन की थ्योरी जो कि 9वीं 10वीं ईस्वी में सारा आप ओरिजिनेट करेंगे तो इट विल कम थ्रू मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स एंड पोएट्स एंड राइटर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। सो ये हमारा है। हम एक गरीब मुल्क भी हैं, हम एक नया मुल्क भी हैं। आई थिंक लोग ये भी भूल जाते हैं। हम सिविलाइजेशन बड़ी पुरानी है, कौम बड़ी पुरानी है, मगर नया मुल्क है। हमें मदद की ज़रूरत है। और
असल में एजुकेटेड लोग जो है ना, आई थिंक सबसे इजी चीज़ होती है कहना कि मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इन लोग ये इस कौम से मेंटालिटी, बट दैट्स गिविंग अप। और मैं उसमें यकीन नहीं करता। ये मेरी कौम है, मेरे मुल्क है, मेरे लोग हैं। बात करना, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप लॉस्ट टू द वर्ल्ड जो बुक है, इसमें आपने ये असलूब हम कहते हैं यानी उर्दू में कि वो जो आपका जो क्या तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया है, रिपोर्ट किया है या इसमें एक सब्जेक्टिविटी है, आपके अपने ख्यालात हैं और तमाम वो तबसरा भी है, इसका जो स्टाइल है वो क्या है? A little bit of everything। ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए असल में लिखना। पहली बात तो ये इसमें मुश्किल चीज़ थी कि इसमें सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे वालिद साहब की भी कहानी है और मेरी फैमिली की भी कहानी है, क्योंकि हम सब ने सफ़र किया है, सबने इक्वली। ठीक। मेरे वालिद साहब का तो बहुत आई थिंक गलत और इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक जैसे उनका कत्ल हुआ था, और जो मेरी वालदा के साथ हुआ, आई थिंक कभी भी कोई उसके बारे में बात नहीं करता कि एक आदमी को तो हम सियासतदान की तरह देखते हैं या जैसे भी हम उसको डीमनाइज करते हैं या ह्यूमनाइज करते हैं, मगर हम उसकी फैमिली को भूल जाते हैं, हम लॉस एज पीपल लेते हैं। मेरे लिए, मेरी वालदा के लिए जितना मुश्किल था, और फिर 6 महीने बाद मैं अगवा हो गया, फिर इसमें मेरे भाई, सो जब मैं ये लिख रहा था काफ़ी कुछ मुझे निकालना पड़ा कि मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली लिखना है, जिस दिन से मैं अगवा हुआ, क्यों अगवा हुआ, कैसे मैंने वो वक्त गुजारा। सो इसमें थोड़ी सी मेरी सोच भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रोनोलॉजिकली वाक़े हैं, कैसे हुआ, 4.5 साल है। इसमें उन ग्रुप्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोचेस जी। तो ये असलियत पसंद आपको ले गए, और उसके बाद वो जो कुछ आप पे बीती, इस किताब को लिखने के दौरान ये पूरी तरह इमेजिन या उस चीज़ों को तख़य्युल में लाना कुछ रीलिव होने के मुतरादिफ नहीं है? तो फिर आप मुझे ऐसे लगा जैसे आप किताब लिखते हुए शायद दोबारा उस पेन में से गुजरे हों। देखें, मुश्किल होता है टू गो बैक, बट मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो गुजर गया है उसको मैं मतलब बुरी नज़र या उदास नज़र से नहीं देखता। हमेशा आई ऑलवेज मूव अहेड एंड आई एम वेरी प्राउड। मेरी जो किडनैपिंग है ना, उस पर मुझे एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ है, अगर आप समझ सकते हैं, कि मैं आई एक्चुअली ओवरकेम दिस। इसने मुझे डिफीट नहीं किया, हराया नहीं है। जो असल ज़ख्म है वो मेरे वालिद साहब का कत्ल है। तो इस किताब में भी जब आप पढ़ेंगे, इसमें मैंने लिखा है, आई थिंक 30 चैप्टर्स हैं। बहुत बड़ा टॉर्चर जो आपकी शख्सियत, टॉर्चर भी, इसके मैंने टॉर्चर के बारे में भी लिखा है। टॉर्चर से ज़्यादा मुश्किल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, जब आपको अकेला बंद कर दें। जिस्मानी जुल्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो ज़हनी आपके साथ तशद्दुद होता है। नाज़ुन नाम में पला हुआ एक बच्चा, मतलब बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है ना कि आपको कोई बचपन में आप मजदूरियां करते रहे हों, जिस्मानी तौर पे बहुत टफ हों, या कहीं भूखें यानी देख रखी हो, भूख देख रखी हो, ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड पस मंजर तो बिल्कुल उलट है। ये मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं आपका, था। हाँ। लेकिन मैं हूँ मतलब सलमान तासीर का बेटा, शेर का ही बेटा हूँ, तो ये जो कुछ मेरे साथ करते थे, इसका सबक मुझे सिखाया हुआ था। मुझे पता था कि मेरे साथ जो होना है उसके मैंने हाउ डू आई डील विद दिस, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ ये सब कुछ हुआ था, मगर उनको किसी ने अगवा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को हुकूमत को कहा जो आप कर सकते हैं कर लें, मगर जो मेरी राय है और जिस मौक़िफ़ पे मैं खड़ा हूँ मैं उससे हटूंगा नहीं। तो 10 साल मेरे वालिद साहब ने जेल में ज़ियाउल हक के नीचे, जब वो प्रेसिडेंट था, तो उसके नीचे 10 साल इन एंड आउट, टॉर्चर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे आप भूख की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है जब मैं बड़ा होता था, मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे, जब मैं पढ़ने गया था मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, ना कोई बाप था, ना कोई कुछ भी नहीं था, तो मैं एक माज बार पे रहता था, सिर्फ एक, और मैं सुबह और रात को खाता था क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जिंदगी के जो उनके वो आपका बिल्कुल पस मंजर समझ गया। आखिर पे एक मुख्तसर ये बता दीजिए कि जब इतनी बड़ी सफरिंग से आप गुजरते हैं, पेन से गुजरते हैं, नफ्सियात ये भी कहती है कि लाइक आपको ज़िंदगी से फिर मोहब्बत, यानी वो चीज़ें जो पहले आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, अब लिटरली उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ? सिर्फ अगर किसी इंसान को दूसरा मौका मिला है, वो ही आपको ये बता सकता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है।
हम गुस्से में, इस तरह की चीज़ों में वक्त जो गुजारना होता है ना, मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने भी एक नॉर्मल ज़िंदगी रही हुई है जहाँ आइडिया नहीं होता, हम मसरूफियत में होते हैं, मगर इसको चेरिश करें क्योंकि ये एक ही आपको एक ही दफ़ा आनी है, और जितना अच्छा कर सकते हैं करें, उससे आपको भी बेहतर लगेगा एंड यू लिव अ बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू शहबाज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि दर्द जो है वो बहुत बड़ा, इस हवाले से बहुत सारी स्टडीज़ हैं, दर्द से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, पेन से बड़ा और सफरिंग से बड़ा उस्ताद कोई नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि सफरिंग और पेन बहुत बड़े उस्ताद हैं, हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब आप इससे आप गुजरते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जो फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं आप नहीं लेते और ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, खूबसूरत मौज़ूआत हैं जिन पर अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन एक और अहम मौजू जो है वो अहमद हमाद साहब के हवाले से वो पका के आ रहे हैं, ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। वाह 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 वाह, मेरा ख्याल है कि प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और ये जो शक्ल इसकी आखिर पे नज़र आ रही है, कोई गचक टाइप चीज़ है ये? जी बिल्कुल, गचक टाइप चीज़ है, लेकिन ये थोड़ी सी च्यूई होती है। गचक जो है वो थोड़ी क्रिस्पियर होती है, क्रिस्पियर होती है, ये थोड़ी सी च्यूई होती है, ठीक है, इसको नट्स चिक्की कहा जाता है। अब ये सर्दियों के लिए आप कह रहे हैं बहुत मौसम है? सर्दियों के लिए, क्योंकि आपने नट्स भी लेने होते हैं, ठीक है, उसके साथ आपको गर्म रखने के लिए थोड़ा सा जो है वो मदद करती है, और हमारी फेवरेट होती है बच्चों की जब भी। अब ये बताएं अहमद, ये बनानी कैसे है, घर पे हमने कैसे बनाई? तो बेसिकली मैंने गुड़ लिया, आप चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ को मैंने 500 ग्राम गुड़ लेके उसको पिघला लिया। गुड़ पिघलाने के बाद जो है उसको मैंने नट्स रोस्ट किए, उसके अंदर डाले। कॉर्नफ्लेक्स मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो भी पूरा हो सके। आपको फैट्स तो मिल ही रहे, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते रहे। इसके अलावा जोन से आपको नट्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। 500 ग्राम जैगरी या गुड़ के अंदर आपने 500 ग्राम ही नट्स डालने। तो ये इसकी रेसिपी का कॉम्बिनेशन है। अगर इससे ऊपर नीचे करेंगे या तो गुड़ ज़्यादा हो जाएगा या तो नट्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो फिर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली वैसा बनेगा नहीं। और इसके अंदर एक टेस्ट होता है, वाटर ड्रॉप टेस्ट। जब आप गुड़ को पिघला रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने गुड़ को चम्मच से लेके पानी के अंदर डालना होता है, चेक करना होता है कि क्रिस्टल बन जाए, ताकि जो उसकी बाइंडिंग है वो आपको पता चल सके कि इसकी बाइंडिंग होगी जैगरी की गुड़ की या नहीं होगी। अच्छा, तो ये इसका एक जो छोटा सा प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो इसकी जो बाइंडिंग के वाले से भी आप कह रहे हैं कि उससे गचक से मुख्तलिफ है, तो ये बाद में सॉफ्ट क्यों जो रहती है, मतलब ये हार्ड क्यों नहीं रहती? नॉर्मली तो गचक भी तकरीबन इस तरह ही बनती है। देखिए, जो हमारा गुड़ होता है, गुड़ को यूज करने का जो मकसद है ना वो यही है क्योंकि उसमें च्यूईनेस होती है। अगर हम इसके अंदर इसी आपकी जो चीनी में हम करें, तो अगर हम इसको चीनी में करेंगे तो ये च्यूई नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म करती है। ये क्रिस्टल फॉर्म नहीं करती, ये थोड़ी सी च्यूई होती है कंपैरेटिवली चीनी से। बच्चों के लिए बताएं कि ये रिकमेंडेबल, यानी स्पेशली सर्दियों के वाले? सर्दियों के लिए बच्चों के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। एक तो आप शुगर नहीं दे रहे उन्हें क्योंकि वो आर्टिफिशियल होती है, आप डायरेक्ट उनको गुड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बाहर से अगर हम इसको पैकेजिंग में या लेके आए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है कंपैरेटिवली। घर में आप इसको सस्ते में बना सकते हैं। आप 100% जो है वो अहमद साहब, बहुत सारे जो है ना वो बच्चे नट्स को पसंद भी नहीं करते कई दफ़ा, तो उनके लिए ये जो कम्बिनेशन है गुड़ का और मिठास का, मेरा ख्याल है कि ये उनको वैसे ही कर सकता है जी, उनके लिए पसंदीदा ये भी बेहतर है। और उसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत ही कमाल चीज़ है, और स्पेशली सर्दियों के हवाले से आज हमने दो आपको चीज़ें, सारा से आपको मिलवाया, सारा फारूकी से, जिन्होंने बहुत अच्छी आपको तजावीज़ दी सर्दियों के हवाले से, और अहमद ने बहुत ही अच्छी डिश आपको बताई। और आखिर पे मैं आपको सर्दियों, गर्मियों और तमाम सीजन्स के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि गुस्से की नई फसल असद मोहम्मद ख़ान की बहुत खूबसूरत किताब है। इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी बाय द वे हुआ है, द हार्वेस्ट ऑफ एंगर एंड अदर स्टोरीज़, ये भी है। और हम कोशिश करते हैं कि आखिर पे आपको किसी न किसी किताब से ज़रूर रोशनास करवाएं। गुस्से की नई फसल, असद मोहम्मद ख़ान, तमगा इम्तियाज़, बहुत बड़े आदमी हैं। कल मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ, नई बातों के साथ, नई खूबसूरतियों के साथ, पाकिस्तान की खबरों के साथ। देखते रहिए एक्सप्रेस।